बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे यौम तकबीर की, जिस पर हुक्मरान जमात ने नवाज़ शरीफ को अकेले छोड़ दिया और उन्हें पूछा तक नहीं। अमेरिका से आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वफ़द की इमरान खान से मुलाकात कब होगी, तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए क्या तैयारियाँ कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के मुकदमात सुनने वाला बेंच क्यों टूट गया, क्यों तोड़ दिया गया, और 9 मई के मुकदमात में हुकूमत का अब सारा इन्हिसार किन शहादतों पे है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज पहले ज़िक्र हो जाए यौम तकबीर का। नाज़रीन, वो दिन जब पाकिस्तान ने ऑब्वियसली एटमी धमाके किए थे। नून लीग जब भी इक़्तिदार में होती है इस दिन को ख़ास एहतमाम से मनाती है। आज मुल्क भर में आम तातील थी, मगर इस बार यौम तकबीर पर ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में है और ना मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को किसी ने पूछा। कोई तकरीब ऐसी नहीं हुई जहाँ नवाज़ शरीफ या उनकी बेटी मौजूद हों। अलबत्ता अखबारात में पूरे सफ़े के इश्तिहारात ज़रूर शाया कराए गए। नून लीगी हुकूमत की तरफ से शाया होने वाले इन इश्तिहारात पे हर किसी की तस्वीर मौजूद है, हर किसी की तस्वीर मौजूद है। अगर नहीं है तो कौम को एटम बम का तोहफ़ा देने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की तस्वीर नहीं है। और मुझे वो आज सारा दिन सोशल मीडिया पे वो हमारा वो एक क्लिप भी वायरल रहा हस्बे हाल का, जिसमें हम डॉक्टर कदीर ख़ान मरहूम को उनके घर आलमोस्ट नज़रबंदी के दौर में उनसे इंटरव्यू करने गए थे। तो हमने जब उनसे पूछा था कि कोई अपना पसंदीदा शेर या अपना लिखा हुआ शेर हमें सुना दें, तो उन्होंने नाज़रीन वो शेर सुनाया था जो देर तक दिल में, आज भी बल्कि दिल में निश्तर बन के चुभता है। बहुत उदास लहजे में उन्होंने कहा था कि गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुज़री है, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुज़री है। नाज़रीन, ये बात, ये शेर पढ़ के वो आगे बढ़ गए थे, बात उन्होंने आगे बढ़ा ली थी। लेकिन मैं यकीन जानिए कि उसके बाद कई मिनट तक अपने होशो हवास में नहीं था। और वो भी डॉक्टर कदीर मरहूम भी जब एक दो जुमलों के बाद मैंने उनकी आँखों में बाकायदा नमी महसूस की थी, और वो उस नमी के सामने भी, उस शेर के बोलने पर भी, इन सारी चीज़ों, उस इंटरव्यू के बाद भी मैं यकीन जानिए नाज़रीन अपने आप को मुजरिम सा महसूस कर रहा था कि मैं भी इसी कौम का एक बाशिंदा हूँ जो अपने मोहसिनों के साथ ये सलूक करती है। नाज़रीन, कभी कभी बल्कि मैं सोचता हूँ कि इस कौम के हुक्मरानों के ख़मीर में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि वो हमेशा अपने मोहसिनों को ही अक्तलफ़ी करती है। कभी करीबुल मर्ग कायद आज़म की एम्बुलेंस ख़राब हो गई, सब जानते हैं, वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। लियाकत अली ख़ान को भरे जलसे में गोली मार दी गई। एटमी प्रोग्राम शुरू करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के फंदे में झूल गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को उनके घर में नज़रबंद किया गया, जिस दौरान हमने उनका इंटरव्यू भी किया। इस कौम के एक मोहसिन को आज अडयाला जेल की चक्की में फेंका हुआ है, और सरकारी टाउट्स हमें बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे नफ़रत करती है, उनके नाम पे क्रॉस लगा दिया गया। बहरहाल मैं बात कर रहा था नाज़रीन यौम तकबीर की, जिसका सारा क्रेडिट मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को घेर घार कर देने की पूरी कोशिश की जाती है। हालांकि नवाज़ शरीफ साहब की काबीना में वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब ख़ान रिकॉर्ड पर है कि नवाज़ शरीफ रिकॉर्ड पर कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ बिल क्लिंटन की तरफ से $5 अरब की ऑफ़र मिलने पर एटमी धमाके नहीं करना चाहते थे। ये तो मजीद निज़ामी मरहूम थे जिन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ से कहा कि मियाँ साहब, आपने अगर धमाके नहीं किए तो कौम आपका धमाका कर देगी। बहरहाल आज यौम तकबीर है, तो आज़मा बुखारी साहिबा का एक मज़मून अखबारात ने शाया किया है, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ को असर हाज़र का विंस्टन चर्चिल साबित करने की कोशिश की गई है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उसी वक्त इन्हीं आज़मा बुखारी साहिबा ने फरमाया, उस वक्त की पीपल्स पार्टी की तर्जुमान हुआ करती थी और कौम को ये बताने और समझाने की कोशिश किया करती थी कि नवाज़ शरीफ असल में राह का एजेंट है। और आज वो बता रही हैं कि 28 मई 1998 को नवाज़ शरीफ ने अमरीकी ऑफ़र पर 2 टोक लफ्ज़ों में एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उस वक्त पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दिया था। अगर ये कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो उस वक्त आज़मा बुखारी साहबा को पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दिया था। ये मतलब अडयाला वाले से इतना मरूब है कि इनकी इस्तिलाहें भी अब इमरान खान वाली रह गई हैं। इनके पास बोलने के लिए लफ्ज़ भी खान के ही लफ्ज़ रह गए। अच्छा नाज़रीन, अब जिक्र कर लेते हैं
अमेरिकन पाकिस्तानीज़ के वफ़द का जो पाकिस्तान के दौरे पे है, और जिसकी तरदीद जो है मेरे बहुत करीबी दोस्त भी बावसूख ज़राए के साथ कर रहे हैं, पूरे यकीन के साथ कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं अपनी इत्तला पे, अपनी ख़बर पे आज भी कायम हूँ कि उस तरह नहीं, लेकिन इस तरह ज़रूर एक वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि उस तरह नहीं, इस तरह का क्या मतलब है। इत्तलात है कि अमेरिकन पाकिस्तानीज़ के वफ़द की इमरान खान से मुलाकात भी करवाई जाएगी। ज़रा कहते हैं कि इमरान खान को बता दिया गया है कि अमेरिकन पाकिस्तानीज़ का वफ़द जो है उनसे मिलने आएगा। इस मुलाकात के लिए इमरान खान ने नोट्स भी तैयार कर लिए हैं, और इमरान खान से मुलाकात के बाद ये वफ़द इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत से भी मिलेगा। और ज़रा ये कहते हैं कि पिछली बार जब ये वफ़द पाकिस्तान आया था तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि आने वाले दिनों में PTI के रहनुमाओं को रिलीफ मिलेगा और कुछ को जेल से रिहाई मिलेगी। इमरान खान पर भी जेल में सख्तियाँ कम हो जाएंगी, मगर वादे के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ, उसका 10% भी पूरा नहीं हुआ। इस पर ये अमरीकी वफ़द अब क्या करेगा, इस बारे में फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है। फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि भारत को शिकस्त देने के बाद हमारे यहाँ मोरल बहुत हाई है। ऐसे सियासत के रूल्स ऑफ गेम इसलिए असर नौ मुरतब किए जा रहे हैं। अब ज़रा का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान साहिबा की तरफ से ये कहना कि हमारे साथ बैठकर बात करें, अमरीकी वफ़द इसी बात को आगे बढ़ाएगा। इस वक्त नाज़रीन, सरकारी टाउट्स की पूरी कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर कराई जाए कि वो बहरानी कैफियत से निकल चुके हैं। अगले 2 साल के दौरान चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, इधर दूध और इधर शहद की नहरें होंगी और तमीज़ करना मुश्किल हो जाएगा, दूर से देखने में एक ही नहर लगेगी। बहरहाल इसलिए इस मौके पर इमरान खान के साथ बातचीत करना जो है वो सिरे से घाटे का सौदा है। असल में मकसद उनका यही है कि उनका काम इसी तरह चलता रहे, और वो उसी सूरत में चलेगा जब तक PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव की कैफियत बरकरार रहेगी। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने किया है कि एक तरफ मुज़ाकरात भी जारी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, PTI को कमज़ोर करने का काम भी जारी है और मुज़ाकरात भी जारी है। एग्जैक्टली इस वक्त PTI भी उसी हिकमत अमली पे अमल पैरा है कि मुज़ाकरात का डोल भी डाला हुआ है और एहतजाज की कोशिशें जो हैं वो भी तेज़ तर कर दी हैं। मुनज़्ज़म एहतजाज है इस दफ़ा, ये ज़हन में रखिएगा। जिस किस्म के एहतजाज की इस बार तहरीक इंसाफ नाज़रीन तैयारी कर रही है और जो ख़बरें मुझ तक पहुँच रही हैं, अगर अपने मंसूबे के मुताबिक तहरीक इंसाफ इस बार एहतजाज में 60% 70% भी कामयाब हो गई तो हुक्मरानों के लिए अपना राज सिंहासन संभालना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। गुज़िश्ता साल नवंबर में होने वाले एहतजाज को भी बहुत हद तक कामयाब करार दिया गया था, मगर अली अमीन गंडापुर साहब का ऐन एहतजाज के अरूज पे मैदान छोड़ देने से बहुत नुकसान पहुंचा और उनके चले जाने से फिर ये बाद में ये ज़रूरत हुई कि निहत्थे कारकुनों पर सीधी गोलियाँ चलाई गई। दूसरा एहतजाज के इब्तदाई मनसूबे में ग़ालिबन ये था कि इस्लामाबाद फौरी तौर पर नहीं बल्कि काफ़ी दिनों के बाद पहुंचा जाएगा, लेकिन बुशरा बीबी की जल्द इस्लामाबाद पहुंचने पर इसरार ने भी किसी हद तक बिगाड़ पैदा किया। हुक्मरान तो नाज़रीन इतने परेशान थे कि उन्हें गोली चलाने के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। और जुनैद अकबर साहब का इस बार कहना है कि इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर नवंबर वाले एहतजाज में गलतियों को ना दोहराया जाए। तजवीज़ इस बार सिर्फ इस्लामाबाद पे इन्हिसार ना करें, तमाम बड़े शहरों में एहतजाज करें, रोड्स बंद करें, मारगला के पहाड़ों में टेंट विलेज लगाया जाएगा जिसमें लोग आएंगे। जब हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो लाहौर, कराची और कोयटा के लोग भी हमारे साथ आन मिलेंगे और एहतजाज करेंगे। जुनैद अकबर ने ज़ाहिर है अपने पूरे एहतजाजी मार्च के बारे में नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में नाज़रीन बता देता हूँ कि इस बार शायद एहतजाज हफ्तों नहीं बल्कि एक महीने से भी ज़्यादा चले। यूँ लगता है कि इस बार एहतजाज की तमाम जो प्लानिंग है वो अडयाले में की गई है। ये मैं आपको पहले भी गोश गुजार कर चुका हूँ। जो लोग समझते हैं कि PTI ख़त्म हो गई है, अब एहतजाज के काबिल नहीं रही, उन्हें बहुत मज़ा आने वाला है। अल्लाह करे एहतजाज से पहले ही किसी को अक्ल आ जाए, मगर इसके आसार जो है कम कम नज़र आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। अच्छा नाज़रीन, एक और ड्रोन हमला हुआ है।
पहले हमला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में हुआ था, जिसमें 4 बच्चे शहीद हो गए थे और इस पर मुकामी लोगों का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। कई रोज़ तक 2 बच्चों की लाशें सड़क पर रख कर एहतजाज होता रहा। अभी 1 रोज़ पहले ही धरने पर बैठे हुए लोगों को यकीन दहानी के बाद उठाया गया था कि आइंदा इस तरह का वाक़या नहीं होने दिया जाएगा। और इस ड्रोन हमले के बाद DGISPR साहब ने कहा था कि ये हमला फितना उल खवारिज यानी तालिबान ने किया है। अगर ये बात दुरुस्त है नाज़रीन, तो फिर तो ये ज़्यादा तशवीशनाक बात है, बल्कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। यानी अब ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तालिबान के हाथ लग चुकी है और वो जब चाहें, जिसे चाहें, जिस तरह चाहें निशाना बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो इस मसले के हल के लिए नाज़रीन बहुत ही संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। अब गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में भी एक रिहायशी इलाके में ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें 22 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से बाज़ की हालत जो है बताई जा रही है तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा नाज़रीन दहशत गर्दी की आग में बुरी तरह सुलग रहा है, बुरी तरह। मतलब कौन सा सूबा है जो इस वक्त दहशत गर्दी की आग में नहीं सुलग रहा। ऐसे में वहाँ से किसी एहतजाजी तहरीक ने वफाक की जानिब रुख कर लिया तो नाज़रीन आप जानते हैं कि नताइज बहुत ही ख़तरनाक होंगे। अच्छा नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के केस सुनने वाला जो बेंच तहलील हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ये मुकदमात सुन रहा था, जिनमें जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस रफ़ीक अमजद और जस्टिस तारिक सलीम शामिल थे। अब उनमें से जस्टिस शहबाज रिजवी को मुल्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यूँ ये बेंच टूट गया बल्कि तोड़ दिया गया। इसका मकसद बस इतना है कि इमरान खान के मुकदमात में तख़ीर की जाए। 2 साल के बाद भी हुकूमत के पास नाज़रीन 9 मई से मुतल्लिक़ कोई ठोस शहादत मौजूद नहीं है, रत्ती बराबर भी। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे का सारा बारे सबूत जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट पर आ गया, जिसकी कानूनी शहादत में कोई हैसियत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास इमरान खान और 9 मई के केस में मुलजिम के ख़िलाफ़ कोई वाक़याती शहादत सिरे से मौजूद ही नहीं है। इस पर नाज़रीन रोज़नामा डॉन ने अपने इदारिये में बड़ी अहम बात की है और अखबार ने लिखा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ एक आम मुजरिम वाला सलूक नहीं किया जा रहा। पॉलीग्राफिक टेस्ट हमेशा काबिल एतमाद नहीं होते। अगर इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है तो साबिक़ जनरल्स, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किए जाएँ। इनमें से बहुत से लोग दुरुस्त सवाल पूछे जाने पर शुरू में ही फंस जाएंगे। इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट का मकसद जो है वो ड्रामा जारी रखना है। रियासत ने पहले इमरान खान को जेल में रखने के कई हीले बहाने तलाशे हुए और इस मकसद के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान से पॉलीग्राफिक टेस्ट की तवक्को करना ही गलत है। रियासत इद्दत केस में भी साबित कर चुकी है कि इमरान के मामले में वो पब्लिक और पर्सनल की तमीज़ भी रवा नहीं रखती। इसलिए पॉलीग्राफिक टेस्ट के मामले में रियासत की नीयत पर शक करना बिल्कुल जायज़ है और ऐन फितरी है। अच्छा नाज़रीन, 9 मई का सारा हुकूमती केस कई बार आपके सामने रख चुका हूँ और ये इतना फजूल और अकल से आरी केस है, मौक़िफ़ है हुकूमत का इस्तिग़ासे का, कि ज़रा से भी होशमंद वकील से ये तवक्को ही नहीं की जा सकती कि वो किसी अदालत में भी ऐसी फजूलियात को बतौर गवाही पेश करें। फ़ौजदारी मुकदमात के मायानाज वकील मलक बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट ने एक बार फिर 9 मई के सारे बयानिए को लीरो लीर करके रख दिया। वो कहते हैं कि लाहौर के 14 और पंजाब भर के 49 मुकदमात में 2 ही सरकारी गवाह हैं, हसाम और खालिद कांस्टेबलान। ये वही 2 हीरे हैं जो ज़मान पार्क के उस कमरे में पहुंचने में कामयाब हो गए थे चलते चलते, जहां इमरान खान इंतहाई खुफिया अंदाज में अपनी पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ 9 मई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मलक बुरहान मुअज़्ज़म कहते हैं कि हर मुकदमे में यही 2 गवाह हैं। लोगों को एक जुर्म में 14 बार सज़ा देने की कोशिश हो रही है। गुजरांवाला में इन 2 गवाहों की गवाही पर 5 साल सज़ा हुई है। मियाँ वाली में उनकी गवाही मुस्तरद हो गई है। ये है 9 मई के नाकाबिले तरदीद सरकारी शवाहिद, जिनकी बुनियाद पर मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात को बेरहमी के साथ कुचला जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, संभड़ियाल में 3 रोज़ बाद ज़िमनी इलेक्शन है। इस बारे में अपने नाज़रीन को पहले ही नाज़रीन बता चुका हूँ कि अभी तक अगर मकबूलियत का सर्वे का ग्राफ देखा जाए तो वो एक तरफ है। PTI के उम्मीदवार फ़ाखिर नशात गुम्मन अपने मुखालिफ उम्मीदवार से 2-4 कदम नहीं मीलों आगे, बहुत आगे। तमाम तर रुकावटों के बावजूद अवाम अपने तौर पर उनकी कैंपेन चला रहे हैं
और उनकी मुखालिफ उम्मीदवार ना डोर टू डोर जा रही हैं और ना ही कोई कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, बस उनके हुक्म पर इंतज़ामिया पीटीआई के उम्मीदवार के इश्तिहार, बैनर और फ्लैक्सेस धड़ाधड़ उतार रही है। गुज़िश्ता रोज़ रिहाना डार साहिबा सियालकोट से शहर से फिर संबड़ियाल में पीटीआई के उम्मीदवार के लिए आकर डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। पूरा शहर नाज़रीन उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ा, पूरा शहर उमड़ आया था। शायद संबड़ियाल शहर में कल फूलों की पत्तियां कम पड़ गई हों। यकीन करें कि मैं कोई किसी मुबालगे से काम नहीं ले रहा, यूँ लग रहा था कि कल ही संबड़ियाल ने फैसला दे दिया है, मगर ये सब मैं आपको ग्राउंड फैक्ट्स बता रहा हूँ, ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहा हूँ, लोगों का मूड बता रहा हूँ। रिज़ल्ट क्या आएगा ये आपको भी पता है। फार्म 47 में जीत किसे मिलेगी इसका अंदाज़ा हर किसी को है। अच्छा नाज़रीन, जमात इस्लामी के साबिक़ सैनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान ने बड़े दुखी दिल के साथ ख़बर दी है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी अहलिया हुमैरा तैयबा और छोटे बेटे अली को दीगर ख़वातीन और दीगर अफराद समेत गिरफ़्तार करके कोसार थाने में बंद कर दिया। पता नहीं लेटेस्ट ख़बरों के मुताबिक उन्हें छोड़ा गया है या नहीं, लेकिन ये उनकी ट्वीट आपकी नज़र कर रहा हूँ। उनका जुर्म ये था इन ख़वातीन का कि उन्होंने मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ताज़ियती कैंप लगा रखा था, और इस कैंप का मकसद ये था कि लोग यहाँ आएँ और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए यकजहती का पैगाम तहरीर करें। ये कोई एहतजाजी कैंप भी नहीं था। सैनेटर मुश्ताक कहते हैं कि ताज़ियती कैंप लगाना जुर्म कैसे बन गया? क्या ये है हुक्मरानों की फ़लस्तीन पॉलिसी? अच्छा नाज़रीन, एक और गैर सियासी बात पर मैं ज़रूर आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ या एक दिन पहले मारूफ अदाकारा माहिरा ख़ान के साथ लंदन में, और उनके साथ हुमायूं सईद थे जो अपनी नई मूवी की पब्लिसिटी के लिए लंदन के इल्फर्ड के इलाके में मौजूद थे। वहाँ उनके साथ एक नाखुशगवार अंदाज़ में इंतहाई वाक़या पेश आया। फ़िज़िकल हैरेसमेंट हुई उनके साथ, बैड टचिंग एक ख़ास टर्म बोली जाती है, उसका शिकार किया गया उन्हें। नाज़रीन, उस जहाँ ये मैंने पोस्ट देखी है उस पर ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है, बल्कि बहुतात है ऐसा कहने वाले, ऐसा लिखने वालों की कि ऐसे लोगों के साथ या ऐसी ख़वातीन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नाज़रीन, हो सकता है कि उस पर एतराज़ की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद हो। जिस अंदाज़ में उन्होंने ये पब्लिसिटी करने के लिए निकले थे, ये सिक्योरिटी लैब्स हो, मुनासिब अंदाज़ में इंतज़ामात ना किए गए हों उनको पब्लिक में निकालने के लिए, सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हो सकती हैं। आपको माहिरा ख़ान भी बुरी लग सकती हैं, उनसे आपको हज़ार हा इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन नाज़रीन कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ख़ुद भी और दूसरों को भी कभी ऐसा करने पर किसी की हौसला अफजाई ना करें। खातून बहरहाल खातून है, खातून क्या किसी मर्द को भी, किसी बच्चे, किसी को भी किसी के साथ बुरा सलूक फिज़िकली करना, वर्बली करना, इसकी कभी हमायत ना करें। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लफ्ज़ों में मलफूफ करके भी कभी भी ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि हम अपनी नज़रों में कलकला गिर जाए और गैर मुहज़्ज़ब लोगों में अपना शुमार करा बैठे। नाज़रीन, आखिर में यौम तकबीर समझ लें या आज के हालात के हवाले से एक शेर सुन लें। नफ़रतों को दलील करते हैं, नफ़रतों को दलील करते हैं, दुश्मनों को वकील करते हैं। हम तो वो हैं जो अपने मोहसिन को, हम तो वो हैं जो अपने मोहसिन को ज़िंदगी भर ज़लील करते हैं, ज़िंदगी भर ज़लील करते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।